हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फॉस्फोराइलेशन। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है एंड इसके डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये किन टाइप से द फॉस्फोराइलेशन अकर्स और टेक्स प्लेस। तो बेसिकली फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अगर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस के लिए एनर्जी यूज़ हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एटीपी फॉर्मेशन होती है एंड दिस एटीपी फॉर्मेशन, क्योंकि जो फॉस्फोराइलेशन हो रही है, जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, वो फॉस्फेट ग्रुप किस में हो रहा है? एडीपी में। एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, वो बन जाता है एटीपी, विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो दिस इज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन बेसिकली होती है दो टाइप से। वन ऑफ देम इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड अदर वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देयर इज वन मोर टाइप विच इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में होता है, बट एट दिस पॉइंट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट, वील बी ओनली डूइंग इट व्हाइल वी बी डूइंग फोटोसिंथेसिस. So phosphorylation is the addition of phosphoryl group to a molecule. The conversion of ADP to ATP can occur through two different kinds of phosphorylation. The first one is oxidative phosphorylation and the second one is substrate level phosphorylation. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने रिसेंटली अभी कवर करा था टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो एटीपी रिलीज, एक तो होता है कि ग्लाइकोलिसिस में सीधा सीधा एटीपी बनता है, बट इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस में या पायरुवेट की कन्वर्जन में या टीसीए साइकिल में NADH और FADH2 फॉर्म होते हैं। और ये NADH और FADH जो हैं, इनको फर्दर इनकी ऑक्सीडेशन करी जाती है और फिर रिलीज होता है एटीपी। मतलब उस ऑक्सीडेशन से प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट जब मूव होता है तो दैट विल इवेंचुअली लीड्स टू फॉस्फोराइलेशन. सो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, विच वी सी इन TCA cycle and electron transport chain. By enzyme is used to drive energy requiring phosphorylation reactions. It occurs only under aerobic conditions. और ये सिर्फ एरोबिक कंडीशन में होता है, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में ही TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो इट टेक्स प्लेस. The next is substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation does not couple with oxidation. अब यहाँ पे oxidation या reduction का होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये उसके साथ couple नहीं हो रहा. Rather, free energy required for phosphorylation. Phosphorylation करने के लिए जो भी free energy, जो भी energy required है, वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है chemical energy की form में, released when a high energy substrate is converted into lower energy product. कभी कभी क्या होता है, कोई चेंज या कोई रिएक्शन ऐसे हो रही है जिनके अंदर एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड, जिसको हम यूजुअली इंटरमीडिएट बोल देते हैं, हम कहते हैं कि एक ऐसा इंटरमीडिएट बना था जो कि अनस्टेबल था, जो कि हाई एनर्जी था, एंड लेटर इट कन्वर्ट्स इनटू अ स्टेबल कंपाउंड. तो ये हाई एनर्जी कंपाउंड जब कंपैरेटिवली लो एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो एनर्जी हेल्प कर रही है एटीपी फॉर्मेशन में, दैट मीन्स फॉस्फोराइलेशन में. सो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? द केमिकल एनर्जी इज रिलीज और ड्राइव व्हेन अ हाई एनर्जी सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अ लो एनर्जी प्रोडक्ट. इट कैन अकर अंडर बोथ एरोबिक एंड एनेरोबिक कंडीशंस. ऐसी फॉस्फोराइलेशन जो होती है वो हमें एरोबिक में और एनेरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में देखने को मिलती है, वेयर एज जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशंस में देखने को मिल रही है. Now, substrate level phosphorylation. In substrate level phosphorylation, the ATP is formed by the enzyme mediated transfer. अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, जो ATP फॉर्मेशन हो रही है, वो एंजाइम की हेल्प से हो रही है. दैट मीन्स एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, और ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये एंजाइम कर रहा है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू ADP. सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है किस पे? ADP पे. ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं, ऐसे दो रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस में, और एक रिएक्शन हमें देखने को मिलता है TCA साइकिल में. अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ग्लाइकोलिसिस में जो रिएक्शन नंबर 7 है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन जहाँ पे ATP फॉर्मेशन हो रहा है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट पे. यहाँ पे पहले 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप है थर्ड पोजिशन पे. तो यहाँ पे जो फॉस्फेट रिलीज हो रहा है वो ADP को कन्वर्ट कर रहा है किस में? ATP में. In reaction 7, the phosphate group is transferred from 1,3-diphosphoglycerate to ADP by the enzyme phosphoglycerate kinase. Basically जो भी phosphorylation में enzymes involved होते हैं उनको हम kinases बोलते हैं, kinase बोलते हैं. तो यहाँ पे जो enzyme है वो है phosphoglycerate kinase.
इन रिएक्शन 10, अब अगर हम एक लास्ट रिएक्शन देखें तो लास्ट रिएक्शन में हम देखते हैं कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट विच इज़ PEP इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। यहाँ पे अगेन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था, उसका फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया और ADP जो था वो चेंज हो गया ATP में। सो PEP कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट विद द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ADP बाय एंजाइम पायरुवेट काइनेस। अगेन यहाँ पे वर्ड काइनेस आ रहा है विच रेफर्स की ये फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम है। वन सच रिएक्शन कैन बी सीन इन TCA साइकिल। TCA साइकिल में भी हमें एक रिएक्शन ऐसा देखने को मिलता है। TCA साइकिल में जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, तो उस प्रोसेस में फ्री एनर्जी रिलीज होती है विच ड्राइव्स द फॉर्मेशन ऑफ ATP. So in TCA cycle, the cleavage of high energy thioester bond of succinyl coenzyme में, जब succinyl coenzyme का बॉन्ड क्लीव होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेस। अगेन काइनेस वर्ड जो है वो आपको हेल्प करेगा रिमेंबर करने में कि ये फॉस्फोराइलेटिंग स्टेप है। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है ADP की। एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इज अवेलेबल। सो बेसिकली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है कि जब कोई हाई एनर्जी कंपाउंड कन्वर्ट होता है लो एनर्जी या मोर स्टेबल कंपाउंड में, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होके बना देते हैं ATP यूजिंग दिस एनर्जी. सो दिस वाज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हम देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है. सो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ ATP formation and is called oxidative phosphorylation because the phosphorylation is coupled by the oxidation of NADH and FADH plus by molecular oxygen. तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है NADH की, FADH2 की, और उसके साथ साथ यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है. In oxidative phosphorylation, the energy releasing reaction is oxidation of NADH. तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी हो तो आपने पढ़ा है कि द रिएक्शन बिगिन्स विद द चेन बिगिन विद द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH जो फर्स्ट होता है NADH डिहाइड्रोजनेस सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स 1. वहाँ पे NADH की ऑक्सीडेशन होती है और वहाँ से ये चेन स्टार्ट होती है. इन दिस प्रोसेस NADH इज ऑक्सीडाइज बाय लिबरेटिंग प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. NADH प्रोटॉन्स भी रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज करता है, वाइल ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू वाटर बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. और इस चेन के एंड में जो फाइनल एक्सेप्टर होता है प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का वो होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. The electrons are carried to oxygen by many other intermediate compounds step by step resulting in the formation of water. As इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है तो वहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बीच में साइटोक्रोम्स होते हैं, यूबिक्विनॉन होती है. तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट है जिनके अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र करता है. रिपीटेडली ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं और लास्ट में बनता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्योंकि प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है? ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है. तो ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वाटर मॉलिक्यूल में. These compounds are NADH dehydrogenase enzyme, iron sulfur proteins, flower proteins, ubiquinone, cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A1 and A3. तो ये सारे नाम हमने पढ़े थे जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी. अगर आपको ये सारे नाम नहीं याद या आपको वो सारे कॉम्प्लेक्सेस यू डोंट रिमेंबर दोज कॉम्प्लेक्सेस, देन डोंट वरी, जस्ट गो थ्रू एंड रिवाइज दोज वंस अगेन. और फॉर योर हेल्प आई हैव ऑल्सो मेड वन सच वीडियो ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. वहाँ पे भी मैंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को एक्सप्लेन करा है. यू कैन विजिट दैट वीडियो. तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये उनके नाम दिए हुए हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. NADH से साइकिल स्टार्ट होती है, NADH डिहाइड्रोजनेस, देन आयरन सल्फर प्रोटीन, देन यूबिक्विनॉन, साइटोक्रोम्स एंड फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है ऑक्सीजन. यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये जो चेन है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाय दैट टाइम ऑल्टरनेट स्टेप्स पे प्रोटॉन भी मूव करता रहता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में. According to the chemiosmotic theory, the sequential transfer of electrons through electron carriers is accompanied by the expulsion of hydrogen ions from the mitochondrial matrix to the inner membrane space. इसका अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब ये है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स जो हैं वो प्रेजेंट है. जब ये इलेक्ट्रॉन इनमें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो मैट्रिक्स से प्रोटॉन जो है वो
अक्यूमुलेट होता जा रहा है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। फॉर एवरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 6 हाइड्रोजन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहा है? 6 प्रोटॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह हम बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं 6 प्रोटॉन्स को। द नेट इफेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इस चेन में मूव कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस चेन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को तो फाइनली कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। लेकिन ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं ये बाय दैट टाइम कहाँ एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। The net effect is the formation of proton gradient due to in the inner membrane space due to oxidation of NADH which is coupled by the phosphorylation of ADP। और लास्ट में जब ये inner membrane space से हाई concentration to low concentration में मूव करते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हेल्प करती है ADP की phosphorylation में। The coupling factor involved in is ATP synthesis is mitochondria। Sorry again, the coupling factor involved in ATP synthesis in mitochondria is F0 F1 ATP complex। इसको ATP synthase भी बोलते हैं, तो इसको complex 5 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टे में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम F1 F0 पार्टिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली ATP फॉर्मेशन होती है। सो बेसिकली अगर हम देखें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉस्फोराइलेशन होना ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2। NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जब मूव कर रहे होते हैं तो सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड बाय द एंड वी सी की प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम यहाँ पे देखें, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इनर मेम्ब्रेन स्पेस से मूव करेगा F1 F0 के अलॉन्ग तो एनर्जी रिलीज होगी और यही एनर्जी जो है वो हेल्प करेगी ATP फॉर्मेशन में। सो दिस वाज अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड विद दिस वी आर डन विद द फॉस्फोराइलेशन एंड इट्स टाइप्स। आई होप you liked it video. I hope it is helpful for you and thank you for watching it.